की कैटेगरी में आता है। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स अभी ईस्ट के बारे में अभी पर डिस्कस करेंगे जब अपन इस चैप्टर को डीप में अपन कर रहे होंगे। फिर अपन ने क्या बताया था कि अपने को इनकी बॉडी में फिलामेंटस बॉडी जो देखने को मिलेगी, वहां पे अपने को उस फिलामेंटस बॉडी, ये फिलामेंटस बॉडी सिंगल कंडीशन में है या रेटिकुलेटेड कंडीशन में है, इसके आधार पे इसके फिलामेंट्स को अपन ने दो टर्मिनोलॉजी में डिवाइड किया या दो कंडीशन में अपन ने डिवाइड किया, हाइफा एंड माइसीलियम। बेटा बिल्कुल मत बोलना ये हाइफा एंड ये जो माइसीलियम है ये आपको कई बार परेशान करते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं। हाइफा की बात करते हैं, इट इज इलोंगेटेड ट्यूबुलर फिलामेंट्स। ठीक है, मतलब हमारी फंगल बॉडी का जो एरियल पार्ट था उसकी हम बात कर रहे हैं। ये फिलामेंटस होंगे, ट्यूबुलर होंगे ये, और ये इलोंगेटेड बॉडी पार्ट होंगे। जबकि अपन माइसेलियम की बात करते हैं, दीज आर नोन एज ब्रांचेस ऑफ हाइफा, दीज आर नोन एज ब्रांचेस ऑफ हाइफा। अगर अपन उस हाइफा की एक एक ब्रांच की स्टडी करें तो वो ब्रांच क्या कहलाएंगे, माइसेलियम। और आप ये भी कह सकते हो कि माइसेलियम का जो बंच हो गया वो क्या कहलाएगा, हाइफा कहलाएगा। ठीक है, अच्छा देखो, जब अपन इनकी फेजेस की बात करते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द फंगस में अपने को दो फेज देखने को मिलती है, वेजिटेटिव फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज। आप ये कह सकते हो कि एक फेज ऐसी है जिसमें कि मतलब अगर अपन इसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो एक ऐसी कंडीशन मिलेगी जिसमें वो ग्रोथ करेगा, वेजिटेटिव फेज मींस ग्रोइंग फेज, है ना। दूसरी फेज ऐसी आती है जिसमें कि वो रिप्रोडक्शन की कंडीशन में या रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में टेक पार्ट करता है और न्यू ऑफ स्प्रिंग्स बनाने का रोल प्ले करता है। वेजिटेटिव कंडीशन की जब अपन बात करते हैं बेटा, इट इज आल्सो कॉल्ड एसिमिलेटिव फेज। ठीक है, वेजिटेटिव फेज को अपन एसिमिलेटिव फेज का भी नाम देते हैं। यहाँ पे अपने को रैपिड एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा न्यूट्रिएंट्स का अपने सबस्ट्रेट के साथ, क्योंकि वेजिटेटिव है, ग्रोइंग स्टेज है, इसीलिए अपन ने इसको एसिमिलेटिव फेज का भी नाम दिया। यहाँ पे बहुत ही रैपिड कंडीशन में अपने को बॉडी की ग्रोथ देखने को मिलेगी। और आप जानते हैं जितनी ज्यादा बॉडी की ग्रोथ होगी मतलब सेल डिवीजन वहां पे हो रहा होता है, ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर कंडीशन या कॉम्प्लेक्स कंडीशन में जाता है तो सेल डिवीजन के लिए एनर्जी की नीड होगी, और एनर्जी इनको फूड मटेरियल से मिलेगी ना, तो फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करने की इनकी जो पावर है या जो रेट है वो काफी ज्यादा हायर रहती है। ये अपने सबस्ट्रेट से न्यूट्रिएंट सब्सटेंस को बहुत ही रैपिड तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, दूसरी फेज आती है बेटा यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज ये कैसे है, इट इज कॉन्स्पिक्यूअस इन मोस्ट ऑफ द फंगी। यहाँ पे हाइफा बिकम एरियल, हाइफा कैसा हो जाएगा, एरियल हो जाएगा एंड फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडी, यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी बनेगी। आप ये कह सकते हैं स्पोर फॉर्मिंग बॉडी यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाती है। इनमें स्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस देखी जाती है, स्पोर फॉर्मेशन अकर्स एंड समटाइम्स स्पोर्स आर कलर्ड टू। बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस हुआ है, क्या हुआ है, रिप्रोडक्शन की कंडीशन में इसका जो हाइफा का वो एरियल हुआ, ठीक है, एरियल हुआ, और एरियल होने के बाद उसमें स्पोर मदर सेल बनी होगी, स्पोर मदर सेल के अंदर स्पोर्स बने होंगे, देखने में वो कैसे लगते हैं, फ्रूटिंग बॉडी के जैसा दिखता है। फिर जब कभी वो स्पोर मैच्योर हुए होंगे, वहां पे स्पोर मदर सेल्स में क्या होगा, ब्रैकेट्स लगेगा, टेंशंस की प्रोसेस होगी, और थ्रू एयर और थ्रू विंड वो स्प्रेड हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, है ना। ये जो स्पोर्स होते हैं ये डिफरेंट कलर के अपने को देखने को मिल सकते हैं। स्पोर कहाँ पे बन रहे हैं, किस तरह के बन रहे हैं, उनकी आउटर लेयर कैसी है, कलर कैसा है, किस स्पीशीज में बन रहे हैं, उसके आधार पे स्पोर्स का बहुत बड़ा अपने को एक ग्रुप देखने को मिलेगा। उसका अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। रिप्रोडक्टिव कंडीशन के बाद अगर अपन बात करते हैं बेटा, तो अपने को क्या मिलता है, टिश्यू एंड सेल स्ट्रक्चर। देखते हैं भैया कि इसमें किस तरीके की, अभी अपन ने कहा ना ये मल्टी सेलुलर है, अब बेटा मल्टी सेलुलर है तो डेफिनेटली इनकी सेल्स में ग्रुपिंग अपने को देखने को मिलेगी, मतलब टिश्यू फॉर्मेशन की कंडीशन यहाँ पे अराइज हो जाएगी, देखने को अपने को मिलेगी। देखते हैं यहाँ पे स्पेशली अपने को बेटा प्लैक्टेनकाइमा तरह का टिश्यू अपने को देखने को मिलता है। प्लैक्टेनकाइमा ये कैसा है, ये किस तरीके की कंडीशन वाला है भैया, यहाँ पे फंगल हाइफा कम टुगेदर एंड प्रोड्यूस और लूज और कॉम्पैक्ट टिश्यू। फंगल हाइफा ने क्या किया, आपस में जुड़े, और जुड़ने के बाद या तो लूज कनेक्शन शो करेंगे या तो कॉम्पैक्ट कनेक्शन या टाइट कनेक्शन शो करेंगे। दोनों तरीके की कंडीशन के टिश्यू अपने को देखने को मिलते हैं। So on the basis of their attachment or their connection, either they are big loose connection or compact connection, they can be divided into two types, the closer chyma
एंड स्यूडो पैरेंकाइमा, ठीक है, फ्रोजन काइमा एंड स्यूडो पैरेंकाइमा। फ्रोजन काइमा की बात करते हैं, सो द हाइफा आर कनेक्टेड विद लूज कनेक्शन, है ना, ऑल द हाइफा आर कनेक्टेड विद ईच अदर बट दे शो लूज कनेक्शन एंड सो दे आर अरेंज्ड इन पैरेलल मैनर। लूज कनेक्शन शो करते हैं और पैरेलल मैनर में अरेंज अपने को देखने को ये मिलते हैं। ऑल सेल्स आर इलोंगेटेड एंड इजीली डिटेक्टेबल। सारी के सारे सेल्स यहाँ पे चूंकि पैरेलल मैनर में हो गई है तो कैसी होंगी, ये एक दूसरे के पैरेलल मैनर में होंगी, एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी और बहुत ही इजीली डिटेक्ट कराई जा सकती है, डिटेक्ट की जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये लूज कनेक्शन में है। डायग्राम में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको हर एक सेल इलोंगेटेड पैटर्न में देखने को मिल रही है और इनका अरेंजमेंट कैसा है, पैरेलल, ऑलमोस्ट पैरेलल अरेंजमेंट है। रेटिकुलेटेड कंडीशन हल्की फुल्की देखने को मिलती है, लूज कनेक्शन है, इजीली आप इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे हाइफा किस तरीके से जुड़े हुए हैं। सो दिस टाइप ऑफ कनेक्शन और विल नोन एज फ्रोजन काइमा, ठीक है, दिस टाइप ऑफ कनेक्शन विल नोन एज फ्रोजन काइमा, ठीक है, बिल्कुल मत भूलिएगा इसको। देन अनदर वन विल नोन एज स्यूडो पैरेंकाइमा, द क्लोजली पैक्ड। डेफिनेटली अगर यहाँ पे लूज कनेक्शन अपने को देखने को मिल रहा है, सो द अनदर विल बी क्लोजली पैक्ड और टाइटली पैक्ड हाइफा, ठीक है, क्लोजली पैक्ड हाइफा लूज देयर इंडिविजुअलिटी। यहाँ पे हाइफा क्लोजली कनेक्टेड हो जाएंगे या टाइटली एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे तो उनकी इंडिविजुअलिटी खो जाएगी, वो आपस में मिक्स तरीके से दिखेंगे। अब यहाँ पे अपन एक एक हाइफा को अलग अलग डिटेक्ट नहीं कर सकते, वो बिल्कुल एक बंच लाइक स्ट्रक्चर में अपने को देखने को मिलने लगते हैं। They cannot easily detectable. The cells are oval shape. यहाँ पे कैसी थी बेटा, सेल्स इलोंगेटेड हो गई थी, यहाँ पे सेल्स इलोंगेटेड हो गई थी फ्रोजन काइमा में, जबकि स्यूडो पैरेंकाइमा में अपने को ओवल शेप की सेल्स देखने को मिलती हैं। कुछ इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है जैसा कि अपन पैरेंकाइमेटस सेल्स का अपन देखते हैं। याद करिए जब आप जूनियर क्लासेस में थे या जूनियर सेक्शन में थे तो आपने प्लांटेशन की स्टडी की रही होगी। प्लांटेशन में आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू देखने को आपको मिले थे, जिसमें से मेरिस्टेमेटिक को ग्रोइंग टिश्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और परमानेंट टिश्यू को आपने सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट में आपने डिवाइड किया था। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपने फिर बताया था कि भैया यहाँ पे पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा अपने को की कंडीशन देखने को मिलती है, जहां पे अपन बताते थे कि भैया ये हमारी ये जो पैरेंकाइमा सेल्स है इनका शेप किस तरीके का है, वहां पे अपन बताते थे। वहां पे अपन उनकी फोटोसिंथेटिक कंडीशन को भी अपन बताते थे। वहां पे अपन ये भी बताते थे कि ये स्टोरेज का काम कर रही है। देन फिर कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा की तरफ अपन बातें करते थे। वो जो पैरेंकाइमा सेल्स थी वो नॉर्मली कैसी होती थी, ओवल शेप की होती थी, सेल्स के बीच में गैपिंग देखने को अपने को मिलती थी, वहां पे किसी भी तरीके के हार्ड सब्सटेंस का डिपोजिशन नहीं मिला और वो स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती थी। तो दिखने में ये जो स्यूडो पैरेंकाइमा टिश्यू है ये कुछ उसी तरीके का दिखने को मिलता है पैरेंकाइमेटस। दरअसल इसी के नाम पे ही, इसके शेप के नाम पे इसको स्यूडो पैरेंकाइमा कहा। पैरेंकाइमेटस नेचर का कंडीशन देखने को मिलता है बट एक्चुअल में नहीं है, इसलिए इसको क्या कह दिया, स्यूडो पैरेंकाइमा, एज लाइक पैरेंकाइमेटस है ना बेटा। तो ये यहाँ पे देखो आपको सारे के सारे सेल्स एक दूसरे ये ट्रांसफर सेक्शन है, ट्रांसफर सेक्शन अपन ने लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो अपने को सारे के सारे सेल्स एक दूसरे से बिल्कुल उलझी हुई है, टाइटली कॉम्पैक्ट है और इजीली डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। हालांकि डायग्राम में काफी इजीली अपन ने इसको डिटेक्ट कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे कितनी सेल्स होंगी, बट ये ट्रांसफर सेक्शन है। जब अपन इसको ओरिजिनलिटी देखते हैं तो वहां पे काफी कॉम्प्लेक्स होता है और इसको आइडेंटिफाई करना टफ होता है, डिटेक्ट नहीं कर पाते हम इजीली। फिर अगर अपन के हाइफा की बात करते हैं, हाइफा बोले तो बंच की अगर अपन बात कर रहे हैं ना, देखो क्या होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, ये ट्यूबुलर शेप के होंगे, फिलामेंटस बॉडी होती है। ये हमारे फंगस की इलोंगेटेड ट्यूबुलर शेप की फिलामेंटस बॉडी होती है। ये दो तरीके की हो सकती है, या तो ये सेपरेट हाइफा हो सकते हैं या तो फिर बेटा ये एसेप्टेड हाइफा हो सकते हैं, या तो ये सेपरेट हाइफा हो सकते हैं या तो फिर ये एसेप्टेड हाइफा हो सकते हैं। चलिए अगर अपन एसेप्टेड हाइफा की पहले बात करते हैं, देखो नाम से ही कंफर्म है, ए लगा हुआ है मतलब एब्सेंट होगा, मतलब यहाँ पे ये हाइफा सेपरेट नहीं होंगे, ए सेपरेट कंडीशन में होंगे। तो आप कह सकते हैं अगर अपन इसके डायग्राम को अगर अपन बनाना चाहें तो अगर ये हमारा हाइफा की बॉडी हो गई तो यहाँ पे अपने को मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलेगी। ये कैसा हो गया, ए सेपरेट वाला। और जब अपन सेपरेट हाइफा की बात करेंगे तो सेपरेट हाइफा में इस तरीके से अपने को
कंपार्टमेंटाइजेशन देखने को अपने को मिलता है। ठीक है, ये ए सेप्टेट हो गया, ये वाला सेप्टेट हाइफा हो गया। ठीक, ASH और SH सेप्टेट हाइफा एंड ए सेप्टेट हाइफा। ठीक है बेटा, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या और क्या कंडीशन हो सकती है। सेप्टेट सेप्टा आर नॉट फाउंड एट द टाइम ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। ये सेप्टेट हाइफा है, तो जब न्यूक्लियर डिवीजन होगा वहां पे अपने को सेप्टा ऑब्जर्व करने को नहीं मिलेगी। ठीक है, दूसरा क्या पॉइंट हो सकता है, continued cell division make the hypha multinucleated। अब चूंकि न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन नहीं हुआ और सेल डिवीजन तो कंटिन्यू प्रोसेस में चलता चला जा रहा है, तो यहाँ पे मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन अपने को देखने को मिलती है, अराइज हो जाती है। तो होल माइसेलियम इज विदाउट सेप्टा, सारा का सारा ये जो माइसेलियम होता है ये विदाउट सेप्टा ही रहता है, यहाँ पे सेप्टा अपने को फॉर्म कर देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब सिंपल शब्दों में आप कह सकते हो कि ये सेप्टेट हाइफा कैसे होते हैं, मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन वाले होते हैं। ठीक है बेटा, देन अगर अपन बात करते हैं, अच्छा तो अब चूंकि ये मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन के हैं, विदाउट सेप्टा है, इसलिए अपन इनको कैसा बोलते हैं, कोएनोसाइटिक। ठीक है, अपन इनको क्या बोलते हैं, कोएनोसाइटिक। इनकी सेल्स को अपन क्या बोल देते हैं, कोएनोसाइटिक, क्योंकि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन की सेल्स देखने को अपने को मिल रही है। दूसरा अपन बात करते हैं बेटा सेप्टेट हाइफा के बारे में। ये सेप्टेट हाइफा की बात करते हैं, डेफिनेटली यहाँ पे आपको सेप्टा देखने को मिलेगी। ठीक है, सेप्टा आर फाउंड आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन, एंड मींस न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद यहाँ पे अपने को सेप्टा मिलेगा, मतलब एक बार न्यूक्लियर डिवीजन हुआ देन सेप्टा बन गया, मतलब सेल डिवीजन हो गया, देन इसके बाद न्यूक्लियर डिवीजन होगा देन फिर से सेल, मतलब तो हर एक साइटोकाइनेसिस और मतलब कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस अपने को देखने को मिल रही है, देन फिर दूसरा डिवीजन स्टार्ट हो रहा होता है, जबकि यहाँ पे साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस एब्सेंट है सेप्टा वाले में। ठीक है, सो मे बी दे मे हैव 1, 2 और मोर न्यूक्लियस। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि ड्यू टू एनी रीजन यहाँ पे एक से ज्यादा भी न्यूक्लियस देखने को मिल सकते हैं, बट जनरली सिंगल न्यूक्लियस ही देखने को मिलता है। Then binucleated condition, if binucleated condition occurs, it may develop due to plasmogamy in sexual reproduction। अगर यहाँ पे अपने को बाइन्यूक्लिएटेड कंडीशन या फिर मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलती है, जनरली देखने को नहीं मिलती, अगर मिलती है तो ये प्लाज्मोगैमी की प्रोसेस के कारण होता होगा। प्लाज्मोगैमी बेटा कैसी प्रोसेस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक प्रोसेस होती है जिसमें ये दो हाइफा होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं, दो हाइफा आपस में अटैच हो जाते हैं और इनकी जो बीच की जो काइटिनस लेयर होती है वो डिसॉल्व होती है। डिसॉल्व होने के कारण इनका जो लिक्विड मटेरियल है वो कैसा होगा, आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, तो वो एक पूरा का पूरा वहां पे चैम्बर जैसा बन जाता है, जो कि मल्टीन्यूक्लिएटेड या बाइन्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को अपने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे अपने को प्लाज्मोडेस्माटा या फिर सेंट्रल पोर देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा और सेंट्रल पोर आर प्रेजेंट इन सेप्टा। अब देखो क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो अपन ने बात की थी, यहाँ पे अगर अब अपन सेप्टा का फॉर्मेशन करें सेप्टेट बॉडी का, तो समझो ये एक फिलामेंट हो गया जिसके बीच में हमने क्या किया, ये हमने सेप्टेट बना दिया। ठीक है, इस सेप्टा में हमें इसका ये मैट्रिक्स वाला पोर्शन हो गया और डेफिनेटली हमें यहाँ पे न्यूक्लियस भी देखने को मिलेगा। ये भैया ये हमने यहाँ पे बेटा बना दिया, न्यूक्लियस की कंडीशन में हमने बना दिया। ठीक है, अब क्या होगा, एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन तो जरूरी है ना, एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे से पोर मिलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे से कैसे होंगे, ये पोर मिलेंगे। ठीक है, ये पोर क्या कहलाते हैं, ये आप पोर कह लो या जिसको कि अपन ने सेंट्रल पोर का नाम दिया है, या इसी को आप प्लाज्मोडेस्माटा कह सकते हो। प्लाज्मोडेस्माटा जनरली क्या कहलाते हैं बेटा, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। याद रखिएगा प्लाज्मोडेस्माटा क्या कहलाते हैं, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, जो कि इंटरकनेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ से इन पोर की हेल्प से क्या होगा, इन पोर की हेल्प से मटेरियल या मैट्रिक्स का एक्सचेंज होता रहता है या आदान प्रदान, इनका लेना देना चलता रहता है। ठीक है, अब देखो, अब कई बार क्या होता है कि अपने पास ये जो पोर होते हैं ये डिफरेंट शेप के अपने को मिल सकते हैं, आगे का पॉइंट वही डिस्कस करेगा। अब इन्हीं पोर की अगर अपन स्टडी करें तो अपने को देखने को मिलता है क्या बेटा, डॉली पोर सिस्टम।
कौन सा? डॉलीपोर सेप्टम। डॉलीपोर सेप्टम, ये सेप्टा की अपन बात कर रहे हैं, किस तरीके का डॉलीपोर यहाँ पे देखने को मिलेगा। इन मैनी बेसिडियोमाइसीटीज, ये आपको ये फोकस करना है, इन मैनी बेसिडियोमाइसीटीज द सेंट्रल सेप्टा पोर possess a barrel shaped inflation, है ना। कई बार क्या होता है कि ये जो सेंट्रल सेप्टा है, ये जो सेप्टा है, इस सेप्टा में ये जो सेंट्रल पोर आपको दिख रहे हैं, सेप्टा में ये सेंट्रल पोर, मतलब हम कह सकते हैं ये हमारा सेप्टा हो गया, और ये आपको कैसा, ये इसका पोर लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो सेंट्रल पोर है, ये हमने इसको जूम कर दिया यहाँ पे। ये सेंट्रल पोर लाइक स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, ये बैरल शेप का हो जाता है। कैसा हो जाता है? ये बैरल शेप का। तो बैरल शेप के स्ट्रक्चर के कारण ही अपन इसको क्या बोलते हैं? डोलीपोर सेप्टम। ऐसा सेप्टम जिसमें कि सेंट्रल पोर बैरल शेप का हो, उस तरीके के सेप्टम को अपन ने डोलीपोर सेप्टम का नाम दिया है। याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सिंपल सेप्टम, ये सिंपल सेप्टम मतलब जिसमें नॉर्मल तरीके का अपने को पोर देखने को मिल रहा होता है, ठीक है। सिंपल सेप्टम प्रेजेंट इन एस्कोमाइसीटीज एंड ड्यूटेरोमाइसीटीज ग्रुप। ये सारे के सारे बेटा ग्रुप है, ठीक है। तो जाइगोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, ड्यूटेरोमाइसीटीज, अभी इन सारे के सारे ग्रुप का अपन डिटेल में अपन स्टडी करने वाले हैं। तो आपको देखो यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस मिल गया कि जो ये जो बेसिडियोमाइसीटीज ग्रुप की फंगस रहेगी, उनका जो सेप्टा रहेगा वो कैसा रहेगा, उसमें बैरल शेप का पोर मिलेगा, या उसको अपन डॉलीपोर सेप्टम का नाम देंगे उसके सेप्टम को। जबकि एस्कोमाइसीटीज और ड्यूटेरोमाइसीटीज की कंडीशन में अपने को सिंपल तरीके के सेप्टा देखने को मिलेंगे, मतलब उनका जो पोर रहेगा वो नॉर्मल कंडीशन का पोर रहेगा। ओके, इफ दे गेट partially attached by membrane, if they get partially attached by membrane or membrane bounded bodies and crystalline in the structure, it is called Voronine bodies. नॉर्मली तो ये क्या रहते हैं, नॉर्मली ये जो सेप्टा रहते हैं ये अटैचमेंट के फॉर्म में अपने को नहीं मिलते, लेकिन अगर ये मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल के साथ अटैचमेंट में मिले, इट मींस दैट ये जो सेप्टा है, अगर इन सेप्टा का जो अरेंजमेंट हो वो कुछ इस तरीके का हो कि इनके पास ऐसे मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स अगर यहाँ पे अपने को अटैच कंडीशन पे मिल रहे हैं, अगर इन सेप्टा के साथ मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स बॉडी अटैच फॉर्म में अपने को मिलती हैं, तो उस स्ट्रक्चर को अपन क्या नाम दे देते हैं? वोरोनाइन बॉडीज। तो ये वोरोनाइन बॉडीज क्या है? वोरोनाइन बॉडीज आर द टाइप ऑफ बॉडीज इन विच द सेप्टा आर अटैच्ड विद मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स और एंड फॉर्म अ टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, देन इट विल नोन एज वोरोनाइन बॉडीज। तो बेटा वोरोनाइन बॉडीज को भी आपको रिकॉल करके रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। देन अपन बात करते हैं चलो सेप्टापोर के बारे में, कि सेप्टापोर क्या होते हैं, किस तरीके के हो सकते हैं। सो दे अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस बिटवीन द सेल। एक सेल से दूसरे सेल के बीच में ये क्या करते हैं? ये मटेरियल का अलाउ ये हमेशा मेंटेन करके रखते हैं, या मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन ये मेंटेन करके रखते हैं। They are useful in quick translocation, definitely quick translocation में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। quick translocation of various things, न्यूट्रिएंट सब्सटेंस हो सकता है, मैट्रिक्स हो सकता है, या बहुत सारी चीजों के लिए ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर सकते हैं। मोबिलाइजेशन ऑफ रिजर्व मटेरियल फ्रॉम ओल्ड टू यंगर पार्ट, ये क्या करेंगे? जो यंग पार्ट बना हुआ है उसमें ओल्ड पार्ट से मटेरियल क्या करेंगे? ये मोबिलाइज कराने में या ट्रांसलोकेट कराने में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। एंड फॉर्म वेजिटेटिव हाइफा टू रिप्रोडक्टिव हाइफा, वेजिटेटिव हाइफा को ये रिप्रोडक्टिव हाइफा में कन्वर्ट करने में भी ये हेल्प करते हैं, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करके, ठीक है बेटा। तो सेप्टापोर आपके लिए केवल इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी आ जाता है कि चूज द करेक्ट आंसर, वहां पे वो सेप्टापोर का कुछ फंक्शन बता रहा होगा, ठीक है। तो वहां पे अपने को चूज द करेक्ट स्टेटमेंट में अपने को ये देखने को मिलेंगे। काइटिन की चलो बात करते हैं। काइटिन बोले तो बेटा क्या? फंगल सेलुलोज या काइटिन की अगर अपन बात करें, सो दे आर प्रेजेंट along with in the polysaccharide, डेफिनेटली बेटा विदाउट पॉलीसैकेराइड तो अभी तक अपने को सेल वॉल देखने को नहीं मिली थी, अगर अपन सिलिकॉइड की कंडीशन छोड़ दे तो, ठीक है। तो ये भी काइटिन के साथ साथ यहाँ पे पॉलीसैकेराइड भी हमेशा अपने को मिलेगा। पॉलीमर ऑफ एसिटाइल ग्लूकोसामाइड, याद आया? एसिटाइल ग्लूकोसामाइड ये किसका पार्ट था?
पेप्टाइडोग्लाइकन का, है ना, एंड एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। तो उसी एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का ये पॉलीमर है। पॉलीमर बोले तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, मतलब एसिटाइल ग्लूकोसामाइन की जो मोनोमर यूनिट रही होंगी वो आपस में जुड़ गई, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर उनने बनाया, और वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर किस फॉर्म में आया अपने पास, काइटिन के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सेलुलोज में आल्सो प्रेजेंट इन सम, कुछ फंगल बॉडीज होती हैं जिसमें कि अपने को बेटा सेलुलोज भी प्रेजेंट देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल अपन कह सकते हैं फाइटोप्थोरा एंड अदर ओमाइसीट्स ग्रुप की जो फंगस होती है, फाइटोप्थोरा और अदर जो ओमाइसीट्स ग्रुप की जो फंगस है, ओमाइसीट्स ग्रुप की उन फंगस में अपने को सेलुलोज की सेल वॉल देखने को मिल सकती है। अब इसके बाद दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और बचते हैं अबाउट दिस वेसिकल्स, लोमासोम और लोमासोम के अलावा क्या बेटा, काइटोसोम। लोमासोम एंड काइटोसोम ये इनकी स्पेशल वेसिकल्स होती हैं। लोमासोम के बारे में देखते हैं, दीज आर कॉल्ड मेम्ब्रेन वेसिकल्स, लोमासोम आर कॉल्ड मेम्ब्रेन वेसिकल्स, दे फाउंड अटैच्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन वेसिकल्स है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ या इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके साथ अटैच फॉर्म में देखने को मिलती है। जबकि बेटा ये जो काइटोसोम होता है ना, काइटोसोम ये स्पेशल वेसिकल्स होती है, दे हैव वॉल मटेरियल अकर्स नियर द हाइपर टिप। लोमासोम क्या है, ये मेम्ब्रेन वेसिकल्स से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच मिलेगी, जबकि जो काइटोसोम है, देखो नाम से ही कंफर्म है, काइटोसोम, काइटोसोम बोले तो काइटिन, काइटिन को बनाने वाली बॉडी। तो ये जो वेसिकल्स होंगी इनके पास सेल वॉल को बनाने वाला मटेरियल होगा। सेल वॉल किसकी बनी है, काइटिन की, तो डेफिनेटली काइटिन के फॉर्मेशन वाला मटेरियल होगा। और इनकी जरूरत कहाँ पे पड़ेगी बेटा, जहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है या जहाँ पे नई नई बॉडी बन रही है, तो डेफिनेटली हम हमेशा ये हाइफा के टिप वाले जोन में अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया हमारे क्लीन ऑफ फंगस के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे इनकी रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी के बारे में और बाकी की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में। एक बार अगर अपन इसका फिर से रफ रिवीजन करें तो इसमें इसकी स्टडी को अपन माइकोलॉजी बोलते हैं। अप्रॉक्स 1 लाख स्पीशीज अभी तक इसकी डिस्कवर की जा चुकी है। सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। इसका जो पूरी बॉडी होती है वो उसमें अपने को हाइफा और माइसेलियम देखने को मिलेंगे। माइसेलियम हाइफा की ब्रांच होती है और हाइफा इलॉन्गेटेड ट्यूबुलर फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये मे बी सेप्टा और विदाउट सेप्टा वाले हो सकते हैं। अगर ये एसेप्टेड होते हैं तो अपन इसको कह सकते हैं यहाँ पे एक्चुअली साइटोकाइनेसिस फॉलो नहीं हुआ है, केवल कैरियोकाइनेसिस फॉलो हुई है और ये मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिल जाएंगे। अगर सेप्टेड हाइफा आप लोग को देखने को मिलेंगे तो वहां पे न्यूक्लियर डिवीजन के बाद डेफिनेटली वहां पे साइटोकाइनेसिस भी फॉलो किया गया है और फिर उसके बाद नया सेल डिवीजन वहां पे स्टार्ट हुआ है। ये यूनिन्यूक्लिएटेड या बाइन्यूक्लिएटेड ये हो सकते हैं। अगर ये बाइन्यूक्लिएटेड कंडीशन में अपने को देखने को मिल रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पे प्लाज्मा गैमी की कंडीशन देखने को मिलेगी या उसके कारण ऐसा हुआ होगा। अब चूंकि ये सेपरेट है तो एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में मटेरियल का